नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब। मैं विनीत पांडे आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813 यानी कि चार्टर अधिनियम 1813 का। तो ये एक्ट इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ये आप इसकी सोर्स की अगर बात करें तो ये एम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी या बहुत सारे सोर्सेज से इसे एक्यूमुलेट करके बनाया गया है, जिसमें जो फैक्ट है वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं। और इसके अलावा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक पार्ट है, जिसमें कंपनी रूल में कई सारे एक्ट लाए गए थे, उनमें से ये एक्ट एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था। तो इस वीडियो की अगर स्पेशली बात करें तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की रेंज का है। तो इसमें आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जो इंडिया में लिया जाता है, उसमें इंडियन पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट है, तो इसे आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो इस वीडियो की थोड़ी इंट्रोडक्शन बता दूं आपको। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। इसके अलावा ये वीडियो एक मास्टर स्ट्रोक वीडियो है। आपको इस बात का यकीन इससे पहले आने वाली वीडियो में हो गया होगा। अगर अदरवाइज़ आपने अगर नहीं देखा है पुराने वीडियोस, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जो चीज़ें हैं, जो प्रोविज़न है, जो एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो पिक्चर्स के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से समझाए गए हैं। और इसके अलावा इसमें टॉपर्स का मेथड यूज़ किया गया है। वो कैसे कि वीडियो के लास्ट में मैंने 2 मिनट का रिवीजन रखा है, जो कि हर वीडियो में मैं रखता हूँ। उन 2 मिनट में आप इस पूरे जो एक्ट के प्रोविज़न्स हैं उन्हें क्विकली रिवीजन कर लेते हो। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट में आप इसे कैसे याद कर सकते हो। तो देखिए, किसी भी वीडियो को या किसी भी एक्ट को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैकग्राउंड से कनेक्ट हो जाते हो तो आपको फिर इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब देखते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा था। ड्यू टू नेपोलियन बोनापार्ट्स कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप विच प्रोहिबिटेड द imports of British goods into French allies in Europe, British traders and merchants suffered। यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली, जिसने यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगियों में ब्रिटिश माल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसके कारण ब्रिटिश व्यापारियों और सभी व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। तो यही कारण था नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप में ये व्यवस्था लागू करके जो भी ब्रिटिश के जो सामान थे उन्हें इंपोर्ट कराने से बिल्कुल ही रोक लगा दी थी, जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान हो रहा था, उनके मर्चेंट्स को। तो हुआ क्या कि उन्होंने फिर डिमांड किया। वो डिमांड था, सो दे डिमांडेड दे बी गिवन अ शेयर इन द ब्रिटिश ट्रेड इन एशिया एंड डिसॉल्व द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने क्या डिमांड किया, इसलिए उन्होंने मांग की कि उन्हें एशिया में ब्रिटिश व्यापार में हिस्सा दिया जाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जाए। तो जैसा कि आपने पिछले एक्ट में देखा होगा कि ब्रिटिश के एकाधिकार जो है 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इस बार उसकी एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए ये एक इनको प्रोविज़न लाने की एक डिमांड किया गया। ब्रिटिश में जितने भी यूरोप और ब्रिटिश के जितने भी मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, क्योंकि वो उन्होंने देखा कि हम नुकसान सह रहे हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में मज़े लूट रही है, खूब पैसे छाप रही है। तो उन्हें फिर इस चीज़ की जब खली, तो फिर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट गए और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिमांड करने लगे कि भैया हमें ये करना है, इनकी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म करो और हमें ब्रिटिश ट्रेड में, जो कि एशिया में होती है, उसका कुछ शेयर दो। तो कंपनी ऑब्जेक्टेड टू दिस। कंपनी इसका विरोध किया। ऑब्वियसली वो विरोध करेगी, क्योंकि किसको अपना जो है बिज़नेस प्यारा नहीं है। वो अपना नोट छाप रही हैं। अब उनका जब ये बिज़नेस बढ़ जाएगा, लोगों के शेयर बढ़ जाएंगे, तो उनका फ़ायदा तो कम ही हो जाएगा। तो फाइनली ब्रिटिश मर्चेंट्स वेर अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया अंडर अ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अंत में ब्रिटिश व्यापारियों को 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत सख्त लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। तो एक तरह से इनकी डिमांड फिर मान ली गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड को चलता किया गया, मतलब अब वो एकाधिकार उनका ख़त्म हो गया। बट इन ट्रेड विद चाइना एंड द टी ट्रेड द कंपनी स्टिल रिमेन्स इट्स मोनोपोली। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी ने अभी भी अपना एकाधिकार बरकरार रखा है। तो दो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार कंटिन्यू
ब्रिटिश सरकार की किस एक्ट के द्वारा की गई थी? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। इसके अलावा ये बैकग्राउंड था, ये अधिनियम का बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि थी। इस एक्ट को लाने का कारण क्या था और क्या लाया गया, इसके प्रोविज़न में क्या क्या हो सकता है और क्यों हुआ ऐसा, तो ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इनके प्रोविज़न क्या थे जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो अब आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस एक्ट में एक्ट एजर्टेड द क्राउन सॉवर्जिनिटी ओवर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आपने इससे पहले के एक्ट में देखा है कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ब्रिटिश सरकार का जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे बढ़ाती जा रही थी। तो इस एक्ट के द्वारा फिर से क्राउन की जो सॉवर्जिनिटी है उस पर थोड़ा और जोर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा हर स्टेप में, हर एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी जोर पकड़ती जा रही थी। अब इस बार इसमें क्राउन की सॉवर्जिनिटी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो वो किस तरह? कंपनी रूल वॉज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 ईयर्स। कंपनी का रूल फिर से 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, जैसा कि पिछले चार्टर में उन्हें 20 साल बढ़ा दिया गया था, फिर से 20 साल बढ़ाया गया। देयर ट्रेड मोनोपोली वाज एंडेड। तो पिछले एक्ट में उनका जो ट्रेड मोनोपोली था वो बरकरार था, लेकिन इस बार उनकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। एक्सेप्ट फ्रॉम द टी ट्रेड इन टी, ओपियम एंड विद चाइना। एक्सेप्ट 3 चीज़ों से के अलावा उनकी बाकी सारी चीज़ें, उनकी मोनोपोली ख़त्म हो चुकी थी। वो 3 चीज़ें क्या थी? चाय का व्यापार, अफीम का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। इन तीनों के अलावा उनका एकाधिकार बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। तो आप देख सकते हैं अब मोनोपोली के ऊपर कितने लोगों का राज आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक ये हैं, एक ये हैं। तो ये सभी अब क्या है कि मोनोपोली अब नहीं रह गया, मोनोपोली ख़त्म हो गया। अब कई लोगों का यहाँ पर पार्ट हो चुका है, इस व्यापार में कई लोगों का शेयर हो चुका है। तो मोनोपोली, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मोनोपोली वो टर्म होता है, वो एक स्थिति होती है कि किसी भी व्यापार में अगर किसी एक ही कंपनी का या एक ही किसी समुदाय या सरकार का अगर कंट्रोल हो तो वो मोनोपोली हो जाती है। ठीक है, उसमें अगर कोई और सरकार या कोई और कंपनी नहीं होगी उस क्षेत्र में, उस व्यापार में, तो कंपनी की अकेली की मोनोपोली हो जाती है। इससे क्या होगा कि हमारे मोनोपोली ख़राब समझी जाती है किसी भी ट्रेड में या व्यापार में, क्योंकि इससे एक कंपनी अपने अपना ही उसमें कहा जा सकता है कि मन मर्जी चलाती है, अपनी ही कानून थोपती है, अपने ही नियम थोपती है। उन्हें व्यापार में किसी भी सामान का अगर रेट बढ़ाना तो बढ़ा देंगे, किसी का कुछ सोचेंगे नहीं कि लोग खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, या उन्हें उससे कम करने में भी फ़ायदा है। अगर वो सस्ते दामों में बेचें तब भी उन्हें फ़ायदा है, तब भी वो महंगे में बेचेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि कोई और कंपटीशन के लिए है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा सामान वो छोड़ के फिर किसी और के साथ लेने लगेंगे, क्योंकि कोई और है ही नहीं। तो वो हमारा सामान जब छोड़ेंगे ही नहीं, हमारा सामान लेंगे ही, तो हम मनमाने दाम में बेचें। तो ये है मोनोपोली। तो इसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। अब आ गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन। एशिया में अब कंपटीशन बढ़ चुका है। अब क्या हुआ? इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स पीपल सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसने इस एक्ट ने इसने स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया। तो इस एक्ट ने क्या किया कि जो स्थानीय सरकार है, जो कि आपकी कोई भी सरकार हो, स्थानीय बोले तो कोई जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, या वही किसी को अपॉइंट कर दें कि जैसे कि किसी देश का प्रिंसली स्टेट का कोई राजा है, कोई युवराज है, तो उसे कह दिया जाएगा कि आप ऐसा करिए, आप टैक्स लीजिए और मुझे उसका शेयर दीजिए। ठीक है, आप उसका कुछ शेयर रखिए, मुझे शेयर दीजिए। तो आप अब आम आदमी से या लोगों से शेयर ले सकते हैं या टैक्स ले सकते हैं। तो टैक्स की व्यवस्था सबसे पहले आम आदमी पर या पीपल, लोगों पर किस एक्ट के द्वारा हुई थी? इसी एक्ट के द्वारा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आम लोग यहाँ पर भाग रहे हैं, टैक्स की बात आ रही है तो, और इनके नोट गिरे जा रहे हैं यहाँ पर। ये टैक्स पकड़ने के लिए ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो जाती जा रही है। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंपनी डिविडेंड वॉज फिक्स्ड एट 10.5%। कंपनी का लाभांश अब 10.5% पर तय कर दिया गया। लाभांश कंपनी का तय करने का मतलब ये था कि कंपनी अब बिल्कुल ही है कि उनका मोनोपोली तो ख़त्म हो चुका था, तो कंपनी अब कुछ सिक्योरिटी चाहती थी कि भैया अब ऐसा कुछ दिनों बाद मत करना कि हमारा पूरा ही यहाँ से जो है बैग पैक कर दो और हमें वापस भेज दो, कुछ तो करो। तो एक अमाउंट फिक्स किया गया कि 10.5% आपका कंपनी का डिविडेंड रहेगा। ठीक है,
कंपनी का डिविडेंड अब फिक्स कर दिया गया। डिविडेंड मतलब लाभांश, जो भी फ़ायदे होंगे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी राजस्व या जो भी व्यापार से फ़ायदे होंगे उनमें से 10.5% का जो फ़ायदा होगा वो कंपनी का होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा द एक्ट गेव मोर पावर्स फॉर द कोर्ट्स इन इंडिया ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। इस अधिनियम में भारत में न्यायालयों को यूरोपीय ब्रिटिश विषयों पर अधिक अधिकार दिया। मतलब इस एक्ट के द्वारा जो ये जज हुआ करते थे, जज का ये जैसा कि आप जानते हैं कि विग हुआ करता है उस टाइम पे, अभी भी ब्रिटिश जो जज होते हैं वो यही विग पहना करते हैं। तो अब इनकी ताकत जो है अब बढ़ चुकी थी। ठीक है, अब ये और भारी विग पहन सकते हैं फॉर लाइटिंग मोड, दैट इज़ ये अब और ज़्यादा ताकत यूज़ कर सकते हैं, उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ चुकी है ब्रिटिश यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के आधार पर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं कि ब्रिटिश के जो कानून है, ब्रिटिश का जो कल्चर है उसी के आधार पर बनाए हुए कानून, उसी के आधार पर फैसले देना, उसी के आधार पर सुनवाई करना, यही सारे उनके पावर्स थे जो कि और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। एक तरह से उनकी जो बातें हैं अब वो एक तरह से कोई टालेगा नहीं, उनका जो क्षेत्राधिकार है वो बढ़ा दिया गया है और ज़्यादा केसेस ये देख सकते हैं और ज़्यादा संगीन ये कोई सज़ा दे सकते हैं। इस तरह से उनका पावर बढ़ा दिया गया और उनकी अब कोई अवहेलना या कोई सुनवाई भी नहीं करेगा या कोई उनकी अवहेलना भी नहीं करेगा। तो इसके अलावा इस एक्ट में एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज किया जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज टू ग्रांट परमिशन टू द मिशनरीज to come to India and engage in a religious proselytization. That is, the missionaries were success in getting the appointment of the bishop for the British India with his headquarters at Calcutta in a provision of the act. इस अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता मिशनरियों को भारत आने और धार्मिक धर्मांतरण में शामिल होने की अनुमति देना था। मिशनरी अधिनियम के प्रावधानों में कलकत्ता में अपने मुख्यालय के साथ ब्रिटिश भारत में के लिए एक बिशप की नियुक्ति प्राप्त करने में भी सफल रहे। तो इस एक्ट में यही किया गया कि जो इस एक्ट में मिशनरियों को, जो ब्रिटिश मिशनरी होते थे या क्रिश्चियन मिशनरी होते थे, उन्हें भारत में आकर अपना धर्म प्रचार करने का और भारत के लोगों को उनके धर्म में तब्दील करने का, चेंज करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया। और उन्होंने फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार से कलकत्ता में एक बिशप का भी गठन कर दिया जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता होगा। तो बिशप एक तरह से एक पद हुआ करता था जो कि क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए या क्रिश्चियन जो भी पादरी हुआ करते थे उनके लिए उच्च पद हुआ करता था। तो इसके लिए एक हेडक्वार्टर बना दिया गया कलकत्ता में और उसकी अपॉइंटमेंट कर दी गई। तो ये मिशनरी होते क्या थे, ये ब्रिटिश या कहा जा सकता है क्रिश्चियनिटी के एक पादरी या एक तरह से पुजारी हुआ करते थे। तो ये इनका काम यही हुआ करता था कि ये दुनिया में जाकर क्रिश्चियनिटी यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म है उसका प्रचार करते थे, लोगों को क्रिश्चियन धर्म से जोड़ते थे और उनका धर्म चेंज करते थे। तो भारत में इनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि भारत में जो सामान या जो वस्तुओं का जो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे थे वो उन्हें बेचने के लिए भी तो चाहिए था। वो जान रहे थे कि यूरोप में तो अब रोक लग गई है, वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दिया है, तो अब उनका सामान बिके कहाँ? तो भारत के लोग ही क्यों ना खरीद लें। तो भारत के लोग तो थे गरीब और उनका कल्चर ही अलग था। तो भारत के लोगों को ख़रीदने के लिए उनको क्या किया गया, सबसे पहले तो उनका कल्चर चेंज करने की, उनका रहन सहन, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश की गई। और उसकी पहली एक कोशिश थी कि मिशनरियों को लाओ और वो मिशनरी आएंगे तो भारत में इनको क्रिश्चियनिटी में चेंज करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल, उनका धर्म, उनका एक रहन सहन चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनका ये सारे ब्रिटिश जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने का फिर इनके अंदर चेष्टा जागेगी और फिर ब्रिटिश व्यापार बढ़ता रहेगा। तो ये सब एक तरह से घूम फिर के ब्रिटिश के ही फ़ायदे में था, भारतीयों को तो इससे कोई और फ़ायदा नहीं था। इसके अलावा the act provided for a financial grants towards the revival of Indian literature and the promotion of a science। इस अधिनियम ने भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान के प्रचार के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया। इस एक्ट ने जो भारत में जो भारत के इंडियन लिटरेचर या भारत के जो साहित्य थे और जो विज्ञान था उसका प्रचार करने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया।
जो कि उन्होंने उतने मन से नहीं किया था, क्योंकि जो वित्तीय अनुदान का प्रावधान किया गया था इसका एक्ट के तहत 1 लाख रुपए का, वो उन्होंने फिर बाद में वो ऐसा उसको पब्लिश भी नहीं किया था, उसे दिया भी नहीं था सरकार को, बस वो प्रोविज़न में ही रह गया, शब्दों में ही लिखा रह गया, उसे भारत के लोगों के लिए यूज़ भी नहीं किया गया। तो इस तरह से इन्होंने रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड द प्रमोशन ऑफ ए सर्विस के लिए इस एक्ट में प्रावधान था कि फाइनेंशियल ग्रांट दिए जाएंगे, ताकि इनका जो लिटरेचर है वो ग्रो करे और जो पुराने लिटरेचर है उनको स्टोर किया जाए अच्छे से, साथ ही साथ जो इनके साइंस है उसको भी प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो एजुकेशन इन इंडिया इन अ कॉलोनियल एरा, द कंपनी वॉज ऑल्सो टू टेक अप अ ग्रेटर रोल इन द एजुकेशन ऑफ द इंडियंस अंडर देम। इट वॉज टू सेट असाइड ₹1 लाख फॉर दिस पर्पस। कंपनी को अपने अधीन भारतीयों की शिक्षा में भी बड़ी भूमिका निभानी थी, इसके लिए 1 लाख रुपए अलग से रखे जाने थे। तो ये ब्रिटिश भारत की लोगों की एजुकेशन पे इतना ज़ोर क्यों दे रहे थे, उनके लिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ये क्यों कर रहे थे? वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि 1 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किए नहीं, बस ये कागज़ों में ही लिखा रह गया। लेकिन इनका एक ये सोच था, ये कारण था इसके पीछे कि ब्रिटिश जो यहाँ इंडिया में है, इंडिया के लोगों के एजुकेशन में थोड़ा सा ग्रोथ करनी चाहिए। वो इसलिए कि इनके जो ऑफिशियल काम हुआ करते थे उसको काम करवाने के लिए जो इन्हें अफसरों की ज़रूरत होती थी या जो कर्मचारियों की ज़रूरत होती थी, वो उन्हें बार बार ब्रिटेन से मंगाने पड़ते थे, और ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से मंगाने या उन्हें बुलाने में ज़्यादा खर्च और उन्हें सैलरी देनी पड़ती थी और इन्हें बहुत नुकसान होता था। तो ये इन्होंने सोचा कि इसका अल्टरनेट हम छोटे छोटे पदों को भारतीयों को ही दे दिया करें, और कम सैलरी में काम भी हो जाएगा और इनका जो है खर्चा भी बच जाएगा, इनकी प्रॉफिट फिर बढ़ेगी, अपना अलग फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्होंने कोशिश किया, ये सोचा, लेकिन इसके लिए इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की। लेकिन ये है कि इनका एजुकेशन इस तरह से इन्होंने ये पैसे इन्वेस्ट तो किए नहीं, तो इंडिया में एजुकेशन उस हिसाब से तो बढ़ा नहीं। ठीक है, तो इसके पीछे एजुकेशन को लाने के पीछे इनका खुद का ही एक फ़ायदा था, जो कि इन्होंने एक तरह से फ़ायदा उतना अच्छे से प्रमोट भी नहीं किया। धीमे धीमे एजुकेशन की फील्ड में भी इन्होंने वैसे कार्य किया, लेकिन इस एक्ट के तहत तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, बस प्रावधान किया था। तो इस तरह से इस एक्ट की समाप्ति यहीं होती है। तो जो एक्ट के प्रोविज़न्स थे वो मैंने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में रख दिए हैं, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से तो अब इस वीडियो का क्विक रिवीजन का टाइम आ गया है। अब आराम से आप इसकी रिवीजन करते हैं हम, और आपको ये सारी चीज़ें क्विक रिवीजन हो जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन फ्यूचर एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये सारा रिकॉल हो जाएगा और एग्ज़ाम में 100% एक्यूरेसी के साथ आपका ये अटेम्प्ट हो जाएगा। तो हम पहला देखते हैं कि क्राउन की सोवर्जिनिटी। तो क्राउन की सोवर्जिनिटी, क्राउन की जो संप्रभुता है, उस पर इस एक्ट के द्वारा जोर दिया गया। ठीक है, तो किस पर जोर दिया गया, किस एक्ट के द्वारा? तो इसी एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। मोनोपोली वॉज एंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है और आ भी सकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी के अधिकार थे वो समाप्त कब किए गए, किस एक्ट के द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। टैक्स टू टैक्स पीपल, मतलब लोगों पर कर किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया था या स्थापित किया गया था? तो 1813 के एक्ट के द्वारा। डिविडेंड यानी कि लाभांश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस एक्ट के द्वारा तय किया गया था, जो कि था 10.5, वो था इसी एक्ट के द्वारा, 1813 के एक्ट के द्वारा। गिव मोर पावर्स फॉर द कोर्ट्स, न्यायालयों को अधिक अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? सेम। मिशनरीज यानी कि भारत में ब्रिटिश मिशनरी या क्रिश्चियन मिशनरी की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई थी? इसी एक्ट के द्वारा। इंडियन लिटरेचर यानी कि भारतीय साहित्य और विज्ञान, इस पर जो है भारतीय उसको प्रमोशन करने का, उसका प्रमोट करने का, उसका प्रचार करने के लिए जो फाइनेंशियल ग्रांट है वो किस एक्ट के द्वारा इसकी प्रावधान की गई थी? तो इसी एक्ट के द्वारा, 1813 के एक्ट के द्वारा। इसके अलावा भारतीय लोगों की शिक्षा पर बल देने के लिए और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की प्रावधान किस एक्ट के द्वारा की गई थी, जो कि कभी पूरा हो नहीं पाया? 1813 के एक्ट के द्वारा। तो इस तरह से इस एक्ट की रिवीजन होता है और यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट भी होता है। तो हम एक खूबसूरत कोट के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। तो अब्राहम लिंकन का कुछ कहना था, वो हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत कोट है। नियरली ऑल men कैन स्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर। लगभग सभी पुरुष विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं,
लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं तो उसे शक्ति दे दें, तब आपको पता चल जाएगा उसकी चरित्र क्या है। आप समझ रहे होंगे कि किसी व्यक्ति मतलब कोई विपरीत परिस्थिति है, कोई ऐसी परिस्थिति है जो कि बहुत जटिल है, तो उसका सामना सभी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान का चरित्र देखना हो तो उसे शक्तियाँ दे दो, उसे पावर दे दो, अपने आप पता चल जाएगा कि उसकी चरित्र क्या है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली लाइफ से भी इसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि ये नेता ये ऐसा करता है, वैसा करता है, इसे ऐसा करना चाहिए, ये भ्रष्ट है, ये ऐसा है, वैसा है। लेकिन जब वो खुद कभी उन्हें मौका मिले, कभी मान लीजिए किसी उन्हीं की सरकारी नौकरी लग जाती है या कभी कोई ऐसे पद उन्हें मिल जाता है जिस पर वो लोगों पर कंट्रोल स्थापित कर सकें या किसी तरह से फ़ायदा पा सकें, तो वो क्या करते हैं, वो वही काम तो करते हैं जो नेता बड़े कुर्सियों में बैठ कर करते हैं। वो अपना ही यहाँ पर राजशाही चलाने की कोशिश करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ताड़ना देते हैं ताकि वो उन्हें आलस करते हैं, एक तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। तो हर इंसान, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी इंसान ऐसे होते हैं, लेकिन काफ़ी इंसान, कई लोग ऐसे ही होते हैं। तो आपको ये देखने मिलेगा और इस तरह से आप इनकी अब्राहम लिंकन की खूबसूरत कोट से उन्हें डिनोट कर सकते हैं। तो आप उसी आधार पर ये क्लियर कर सकते हैं कि इंसान की चरित्र क्या है, ताकत मिलने पर ही क्लियर होता है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो का अंत होता है। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।